நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா நேரம் வரும் காட்டி உலகே உலகே உலகம் போடும் அதில் உலக தோற்றமே மாறும் அதில் உலக தோற்றமே 1950 के दशक में तमिल सिनेमा में दो दिग्गजों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं और जब दुश्मन बने तब भी इसकी नजीर दी जाती थी। इनमें से एक थे एम करुणानिधि और दूसरे एमजी रामचंद्रन, जिन्हें एमजीआर के नाम से भी जाना जाता है। संयोग देखिए, दोनों ही फिल्मों के रास्ते सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। नहीं है मेरा यहाँ मेरी जान अपना बना लो मुझे। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा और मैं हूँ आरजे अंतरा। इस पेशकश में बात हो रही है तमिल सिनेमा के महानायक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की। एम करुणानिधि और एमजीआर पक्के दोस्त थे। हालांकि राजनीति ने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। एमजीआर और करुणानिधि को साथ लाने वाली फिल्में ही थीं। एमजीआर फिल्मों में अभिनय करते थे तो करुणानिधि स्क्रिप्ट राइटर थे। एमजीआर के लिए करुणानिधि ने 9 फिल्में लिखीं। इनमें 1950 के दशक की फिल्म मंत्री कुमारी ने अभिनेता के रूप में एमजीआर को खूब प्रसिद्धि दिलाई। इससे दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। बात 1952 की है, जब तमिल फिल्म पराशक्ति बनी। इसके भी स्क्रिप्ट राइटर करुणानिधि और एक्टर एमजीआर थे। इस फिल्म में ब्राह्मणवाद का जोरदार विरोध दिखाया गया था, जिससे राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की विचारधारा काफी मेल खाती थी। शुरू में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन जब ये रिलीज हुई तो करुणानिधि को काफी राजनीतिक फायदा मिला। वहीं एक एक्टर के तौर पर एमजी रामचंद्रन गरीबों के मसीहा के रूप में सामने आ रहे थे। करुणानिधि ने एमजीआर के करियर को नई ऊंचाई देने के लिए खास तौर से ऐसी पटकथाएं तैयार की जिनसे वो गरीबों के मसीहा के तौर पर सामने आए। उन फिल्मों की सफलता ने तमिलनाडु में डीएमके को मजबूत बनाने का काम किया। वहीं एमजीआर की लोकप्रियता अब किसी सुपरस्टार जैसी हो चुकी थी। एमजीआर पहले ऐसे स्टार थे जिनकी फैन फॉलोइंग ने दुनिया को चौंका दिया था। पहली बार ये महसूस किया गया कि किसी फिल्म स्टार के लिए फैन इतने दीवाने हो सकते हैं। अब एमजीआर की फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही थीं। फैंस उन्हें चमत्कारी मानते थे। फैंस को लगता था कि अगर एमजीआर किसी बंजर जमीन पर खड़े हो जाएंगे तो वो उपजाऊ हो जाएगी। इस कारण कई लोग उन्हें अपने यहाँ सिर्फ बंजर जमीन को हरा भरा बनाने के लिए आने का न्योता देते थे। एमजीआर भी अपने फैंस की उतनी ही कद्र करते थे। वो कहते थे कि मैं अपनी इज्जत का एक कतरा भी कम नहीं होने दूंगा। यही वजह रही कि वो फिल्मों में अपनी इमेज के मुताबिक गरिमापूर्ण और गरीबों, किसानों और मजदूरों के मसीहा के तौर पर नजर आते थे। कई बार उन्हें पर्दे पर शराब पीने का अभिनय करने का रोल ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। 12 जनवरी 1967 की बात है। एक्टर एमआर राधा एक प्रोड्यूसर के साथ एक फिल्म के सिलसिले में बात करने एमजीआर के घर पहुंचे थे। एमआर राधा वो एक्टर थे जो एमजीआर की ज्यादातर फिल्मों में विलेन बना करते थे। दोनों ने 25 फिल्मों में साथ काम किया था और उनकी फिल्म पित्रालथान पिल्लैया की शूटिंग भी चंद दिनों पहले ही खत्म हुई थी। शाम करीब 5 बजे तीनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक राधा खड़े हुए और उन्होंने अपनी जेब से गन निकालकर एमजीआर पर 2 बार फायरिंग की। राधा एमजीआर के दिमाग पर शूट करना चाहते थे, लेकिन खुशकिस्मती से गोलियां कान में लगीं। एमजीआर को 2 गोलियां लगने के बाद राधा ने गन अपनी तरफ की और खुद को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूकने के चलते वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गए। एमजीआर जख्मी हालत में घर से बाहर निकले और ड्राइवर से अस्पताल ले जाने को कहा। वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स को लगा कि वो शूटिंग में जख्मी हुए हैं। वहीं उस समय मौजूद ड्यूटी सर्जन डॉक्टर अब्राहम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चूंकि एमजीआर बिना मेकअप और विग के थे,
ऐसे में वो उन्हें पहचान नहीं सके। एमजीआर को इमरजेंसी में तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। लंबे चले इलाज के बावजूद उनका कान ठीक नहीं हो सका और उन्हें दाहिने कान से सुनाई देना बंद हो गया। गोली उनके गले में फंस चुकी थी, जिससे उनकी आवाज भी पूरी तरह बिगड़ गई। संयोग से एमआर राधा को भी रोयापेटा हॉस्पिटल ही ले जाया गया था। वहीं दोनों को एक ही दिन एक ही एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल शिफ्ट किया गया था, जहां दोनों का इलाज एक ही सर्जन ने किया। जैसे ही एमजीआर को गोली लगने की खबर आई तो 1 घंटे में ही 50,000 फैंस अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। लोग सड़कों पर मातम मना रहे थे और रोने चीखने की आवाजों से सड़कें गूंज रही थीं। भीड़ इतनी थी कि पुलिस और दूसरी गाड़ियां भी अस्पताल के नजदीक नहीं जा पा रही थीं। भीड़ रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया था। शहर में मातम ऐसा था कि बड़ी संख्या में दुकानें बंद हो गईं और कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। जैसे ही फैंस को पता चला कि राधा ने एमजीआर पर गोली चलाई है, तो भीड़ उसके घर पहुंची और लोगों ने घर में खूब तोड़फोड़ की। एमजीआर 6 हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहे। इस दौरान लगातार अस्पताल के बाहर भीड़ का यही आलम रहा। एमजीआर पर गोली चलाने वाले राधा को पहले 7 साल की सजा हुई, लेकिन बाद में सजा कम कर दी गई। ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் இங்கு ஏழைகள் வேதனை படமாட்டா। रुपहले पर्दे के जरिए इन्होंने फैंस के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि एक बार इनकी किडनी खराब हो गई तो ये खबर सुनकर 13 फैंस ने अपनी जान दे दी। एमजीआर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, सो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की सोची तो पूरी कैबिनेट के साथ ही अपना इस्तीफा सौंपते हुए उनके सीएम बने रहने की जिद पर उतारू हो गए। एमजीआर की मौत को उनके तमाम कट्टर फैंस बर्दाश्त नहीं कर पाए। 30 लोगों ने खुद को खत्म कर लिया। अपने मसीहा और महानायक के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। करीब 12 लाख लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे। लोग इतने दुखी थे कि उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। दुकानों, बसों और गाड़ियों पर लोगों ने जमकर गुस्सा उतारा। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई और 50 के करीब पुलिसकर्मी गंभीर तौर पर घायल हुए। ये सब रोकने के लिए सरकार की ओर से उपद्रवी लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी करना पड़ा। एमजीआर के इस अंतिम संस्कार को आज भी इस सदी का सबसे ज्यादा उपद्रव से भरा हुआ अंतिम संस्कार माना जाता है। एमजीआर के प्रति लोगों में कुछ इस तरह की दीवानगी थी। एमजीआर और जयललिता के रिश्ते हमेशा सुर्खियों में रहे। दोनों की नजदीकियों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एमजीआर की मौत के बाद जयललिता उनके शव के पास 21 घंटे खड़ी रही थीं। बेहद गरीबी और अभावों से निकलकर एमजीआर के सुपरस्टार और सीएम बनने की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। एमजीआर यानी मारुथुर गोपालन रामचंद्रन का जन्म 17 जनवरी 1917 को श्रीलंका के नावालापिटिया में हुआ था। महज 2.5 साल की उम्र में एमजीआर के पिता गुजर गए और चंद दिनों बाद इनकी बहन की भी बीमारी से मौत हो गई। घर के आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि मां एमजीआर और उनके भाई के साथ श्रीलंका से भारत आ गईं। केरल पहुंचने पर रिश्तेदारों ने मदद करने से इनकार कर दिया। मुश्किल से एक रिश्तेदार ने रहने की जगह दी। उन्होंने ही बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाया। एमजीआर को कम उम्र से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी, तो उन्होंने 7 साल की उम्र में मदुरई ओरिजिनल ब्लू कंपनी के नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही इनके भाई भी इनके साथ थिएटर में काम करने लगे और ये उनके घर चलाने का एक जरिया बन गया। थिएटर की दुनिया उन्हें बाहर भी ले गई। करीब 10 वर्ष तक वो थिएटर से जुड़े रहे। स्कूल कॉलेज के दिनों थिएटर में अभिनय करने के बाद वो फिल्मों में आए। उन्नीस साल की उम्र में 1936 की फिल्म सती लीलावती में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाकर एमजीआर फिल्मों में आए। इसके लिए उन्हें 100 रुपए फीस मिली। उन्हें पहला लीड रोल 1947 की फिल्म राजकुमारी में मिला। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्में की। राजकुमारी की सफलता ने उन्हें नायक बनाया। 40 के दशक में शालिवाहनम, श्री मुरुगन, राजकुमारी,
मोहिनी जैसी फिल्में उन्हें मिलीं, लेकिन 1950 में मंथिरी कुमारी, नाडोडी मन्नन, अनवेबा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। उलगाम सुतरुम वालीवन जैसी फिल्म को अपार चर्चा मिली। 1954 की फिल्म मलाई कल्लन इतनी बड़ी हिट थी कि इसके बाद इन्हें भगवान की तरह पूजा जाने लगा था। பிரசங்கம் முடிந்ததா? இன்று உன்னை அனுப்பலாம் என்றுதான் இருந்தேன் பூங்கோதை. ஆனால் காத்தவராய் जितना लोग एमजीआर को पूछते थे, उससे कहीं ज्यादा फिक्र इन्हें अपने चाहने वालों की होती थी। इन्हें साउथ की देवदास फिल्म ऑफर हुई थी, जिसमें उन्हें शराबी की भूमिका निभानी थी। एमजीआर ने इस फिल्म को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं नहीं चाहता कि जो फैंस मुझे भगवान की तरह पूजते हैं वो मुझे शराब पीते देखें। मैं ऐसा कोई भी रोल नहीं करूंगा जिससे चाहने वालों पर बुरा असर पड़े। इसके अलावा वे कोशिश करते थे कि उनकी फिल्मों के जरिए कोई समाज सुधार का मैसेज दर्शकों तक पहुंचे। एमजीआर के चाहने वाले इतने थे कि उनके सड़क पर निकलते ही जनसैलाब आ जाया करता था। हर जगह पहुंचने में देरी होती थी क्योंकि सड़कों पर उतरे फैंस इनकी एक नजर के लिए भगदड़ मचा दिया करते थे। दूर से इन पर फूल फेंके जाते और इनके नाम के नारे लगाए जाते थे। एमजीआर हमेशा से ही जनता के लिए एक देवदूत बनकर काम करते रहे। जब उनकी आमदनी कम थी, तब भी आय का बड़ा हिस्सा लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1950 में एमजीआर ने एक रिक्शे वाले को बारिश में भीगते हुए रिक्शा चलाते देखा। ये देखने के बाद उन्होंने चेन्नई के 6000 रिक्शे वालों को बरसाती दान की। एमजीआर की पहली शादी 1939 में चितारिकुलम बारगवी से हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही 1942 में इनकी बीमारी से मौत हो गई। पहली पत्नी की मौत के चंद महीनों बाद दूसरी शादी इन्होंने सत्यानंदवती से की, जिनकी भी टीबी से चंद सालों में ही मौत हो गई। 1963 में एमजीआर ने तमिल एक्ट्रेस वीएन जानकी से तीसरी शादी की थी। एमजीआर ने 3 शादियां की थीं, हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी। கொண்டை ஒரு பக்கம் சரிய சரிய கொட்டடி சேலை தழுவ தழுவ தண்டை ஒரு பக்கம் குலுங்க குலுங்க चाल। एमजीआर और जयललिता का रिश्ता बहुत चर्चा में रहा। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म शूटिंग के दौरान हुई। जयललिता की बायोग्राफी अम्मा जर्नी फ्रॉम मूवी स्टार टू पॉलिटिशियन क्वीन लिखने वाली राइटर वासंती के मुताबिक एमजीआर जयललिता के साथ रहते हुए उनसे प्यार करने लगे थे। साउथ के ज्यादातर लोग सांवले होते हैं, लेकिन जयललिता बेहद गोरी और सुंदर थीं, जिन पर एमजीआर की नजरें अक्सर टिक जाती थीं। शूटिंग के समय भी जयललिता अकेले कोने में बैठकर अंग्रेजी किताबें पढ़ती थीं और खुद भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थीं। एमजीआर का चार्म ही ऐसा हुआ करता था कि साथ काम करते हुए उन पर 30 साल छोटी जयललिता का भी दिल आ गया। जयललिता ने खुद कुमुदन पत्रिका में एमजीआर से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। जयललिता ने राजस्थान में एमजीआर के साथ फिल्म अधिमैप्पन की शूटिंग की थी। गाने के फिल्मांकन के दौरान जयललिता को नंगे पांव रहना था। तेज धूप से जयललिता के पांव तप रहे थे। शूटिंग के बाद उनकी गाड़ी दूर खड़ी थी। जब जयललिता तपती रेत में नहीं चल पाईं, तो एमजीआर ने बिना किसी की परवाह किए उन्हें गोद में उठा लिया और गाड़ी तक छोड़कर आए। அடிமையின் உடம்பில் ரத்தம் எதற்கு தினம் அச்சப்பட்ட கோழைக்கு இல்லம் எதற்கு। फिल्म न्यूज अनादन के अनुसार एमजीआर चाहते थे कि जया 24 घंटे उनके साथ रहें। जब जया अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग किया करती थीं, तो एमजीआर सेट पर घंटों उनके इंतजार में बैठे रहते थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि घर या शूटिंग के दौरान एमजीआर रोजाना जयललिता के लिए अपनी गाड़ी भिजवाते और उन्हें अपने पास बुलाते। जया भी शूटिंग छोड़कर रोजाना 1 घंटे एमजीआर के लिए ब्रेक लेती थीं। अनादन के ही अनुसार एक बार जयललिता को शिवाजी गणेशन के साथ शूटिंग के लिए कश्मीर जाना था, लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट में बैठीं, तो देखा कि एमजीआर उनकी साथ वाली सीट में पहले से ही बैठे थे। एमजीआर की शूटिंग का शेड्यूल भी कश्मीर में ही रखा गया था, लेकिन दोनों के सेट में 40 किलोमीटर का फासला था। दोनों के ठहरने की व्यवस्था भी अलग थी, लेकिन कश्मीर पहुंचते ही एमजीआर जयललिता को अपने साथ ले गए। शूटिंग के लिए
जयललिता रोज 40 किलोमीटर सफर करती थीं। இன்ப நாடகத்தில் ஆட்டி வைக்கும் வழிகாட்டி जयललिता अपने और 30 साल बड़े एमजीआर के रिश्ते को नाम देना चाहती थीं, लेकिन पहले से 3 शादी कर चुके एमजीआर इसके लिए राजी नहीं थे। जयललिता ने कई बार शादी की तैयारियां भी की, लेकिन एमजीआर हर बार पीछे हट गए। एमजीआर की बेरुखी से परेशान जयललिता दूसरे एक्टर शोभन बाबू के पास चली गईं। जब दोनों के रिश्ते की खबर आने लगी तो एमजीआर ने भी दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर उड़ने लगी कि जयललिता ने शोभन बाबू से शादी कर ली है। चंद लोगों ने दोनों की वेडिंग एल्बम देखने का दावा किया, हालांकि कहीं भी दोनों की शादी की पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ समय बाद ये भी खबरें उड़ी कि दोनों ने तलाक ले लिया है। இன்னும் நாளும் இந்த ஜாடை நாடகம் என்ன अब बात एमजीआर के सिनेमा से सत्ता के शिखर तक पहुंचने की। एमजीआर 1953 में कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने। एमजीआर के चाहने वालों की तादाद इतनी थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। फिल्म राइटर से पॉलिटिशियन बने सीएन अन्नादुरई ने एमजीआर को अपनी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र खड़गम यानी डीएमके में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। इसके अलावा उनके करीबी मित्र करुणानिधि पहले से इस पार्टी में मौजूद थे। 1962 में एमजीआर पहली बार विधायक बने। இது ஊர் அறிந்த உண்மை நான் इसके बाद 1967 में फिर अगला विधानसभा का चुनाव हो रहा था। इसी वक्त उन पर फिल्मों के विलेन रहे राधा ने जानलेवा हमला किया था। तब इनके फैंस और डीएमके पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी हमले वाली तस्वीर पूरे शहर में फैलाई। फायदा ये रहा कि इस बार एमजीआर पूरे 27,000 वोटों से विधायक बने। ये मद्रास के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले विधायक थे। तमिलनाडु में 1967 में अन्नादुरई की अगुवाई में डीएमके की सरकार बनी। हालांकि अन्नादुरई 18 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए और 1969 में उनका निधन हो गया। तब एमजीआर को पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दिया गया, जिन्होंने अपने दोस्त करुणानिधि को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद करुणानिधि को लगता था कि भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एमजीआर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसके चलते करुणानिधि सीएम के तौर पर खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे थे। इसीलिए तमिल फिल्मों में एमजीआर को टक्कर देने के लिए करुणानिधि ने अपने बेटे एमके मुत्तू को भी लॉन्च कर दिया। मकसद ये था कि जिस तरह से उन्होंने अपनी फिल्मी कहानियों के जरिए एमजीआर को तमिलनाडु का महानायक बना दिया, ठीक वैसा ही अपने बेटे के साथ करुणानिधि करना चाहते थे। यही वो दौर था जब एमजीआर ने आरोप लगाया कि करुणानिधि पार्टी की विचारधारा से हट रहे हैं। इस पर करुणानिधि ने उन्हीं को पार्टी से अलग करने का प्रयास किया और काफी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि कुछ ही समय बाद एमजीआर ने डीएमके छोड़ दी। அங்கே வரும் என் பாடலை கேட்டதும் கண்கள் एमजीआर ने डीएमके तो छोड़ दी, पर राजनीति से विदा नहीं हुए। उन्होंने 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK नामक राजनीतिक पार्टी बना ली। यहाँ भी एमजीआर के समर्थक उनके साथ खड़े हो गए और तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। कुछ सालों बाद एमजीआर ने जयललिता को कॉल किया और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की बात कही। सालों बाद एमजीआर की आवाज सुन रही जयललिता झट से मान गईं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और एमजीआर को जयललिता को पद से हटाना पड़ा। कांग्रेस, डीएमके और जनता पार्टी के दबदबे के बीच AIADMK ने भी तमिलनाडु में चुनाव लड़ा और सबको पीछे छोड़ते हुए सरकार बना ली। பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களை நினைத்து பார்த்தால் ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்வோம். ஒரு கலைஞன் एमजीआर की पार्टी ने 1977 के विधानसभा चुनाव में कुल 237 में से 130 सीटें हासिल की और एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। वो पहले अभिनेता थे जो किसी राज्य में मुख्यमंत्री बने। अमेरिका में एक बड़े सितारे रोनाल्ड रीगन की उपलब्धि को अभी दुनिया के सामने आना था, लेकिन तमिलनाडु में फिल्म का एक सितारा राजनीति के पटल पर भी ऊंचाई छू गया था। यही नहीं,
उस समय उनकी पार्टी से सांसद कैबिनेट मंत्री भी बने। 1980 में इंदिरा गांधी के जरिए उनकी सरकार को बर्खास्त करने का फैसला भी जनता को रास नहीं आया। जब फिर चुनाव हुए तो एमजी रामचंद्र को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। 1984 का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया था। इस बार कांग्रेस ने यहां ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक के साथ समझौता किया था। एमजीआर फिर तीसरी बार चुनाव जीत कर आए। अंतिम फिल्म उलेगम सुथीपारू के साथ ही उन्होंने सिनेमा की दुनिया से विदाई ले ली। इस बीच उनकी तबीयत भी बिगड़ती रही। अब वो अपनी पार्टी का ठीक से प्रचार भी नहीं कर पा रहे थे। एक समय उन्होंने ऑल इंडिया द्रमुक पार्टी की सफलता के लिए लोगों से प्रार्थना करने की अपील भी की, लेकिन लोगों और पार्टी में उनकी लोकप्रियता इस कदर थी कि जब एक बार उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया तो सारे मंत्रियों ने उन्हें अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। अक्टूबर 1984 में एमजीआर की किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक भी आया और स्ट्रोक से हालत नाजुक हो गई। जैसे ही एमजीआर की बिगड़ी हालत का आम जनता को पता चला तो खबर सुनकर ही 13 फैंस ने मौत को गले लगा लिया। वहीं 100 से ज्यादा फैंस ने अस्पताल और घर में टेलीग्राम भेजकर अपनी किडनी देने की इच्छा जाहिर की। कई टेलीग्राम में डॉक्टर्स को धमकी दी गई कि अगर एमजीआर को नहीं बचाया गया तो अस्पताल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक ने अपना दिमाग दान करने की बात कही तो वहीं एक ने लेटर में लिखा कि वो तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक डॉक्टर उसे ये नहीं बताते कि एमजीआर खतरे से बाहर हैं। खैर, बेहतर इलाज के लिए एमजीआर को न्यूयॉर्क ले जाया गया। इस दौरान जयललिता उनसे मिलना चाहती थीं, लेकिन उन्हें एमजीआर से मिलने की इजाजत नहीं मिली क्योंकि एमजीआर की पत्नी, परिवार और समर्थकों को लग रहा था कि जयललिता एआईएडीएम पर कब्जा जमाना चाहती हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी जब जयललिता को एमजीआर से मिलने की इजाजत नहीं दी गई तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा को खत लिखकर एमजीआर से मिलने की मांग की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं मिला। 4 फरवरी 1985 को एमजीआर इलाज के बाद भारत वापस आए तो इन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। जयललिता भी इन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंची थीं, लेकिन कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने के लिए वीआईपी लॉन्स में बंद कर दिया। भारत आने के 6 दिनों बाद एमजीआर ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए 10 फरवरी 1985 को शपथ ली। इसके बाद करीब 3 सालों तक उनकी हालत नाजुक बनी रही और उन्हें आए दिन इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना होता था। 24 दिसंबर 1987 को एमजीआर ने अपने रामावरम गार्डन घर में दम तोड़ दिया। 70 साल के एमजीआर की मौत की खबर ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया। इसी के साथ ही एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन और जयललिता के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। परिवार के लोग जयललिता को अंतिम दर्शन और शव के पास आने के लिए रोकते रहे। एमजीआर के शव को 2 दिनों तक राजाजी हॉल में रखा गया था। यहाँ उन्हें देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। राजाजी हॉल के 10 किलोमीटर तक भीड़ खड़ी चीख चीख कर रो रही थी। महिलाएं सिंदूर पोंछ रही थीं, छाती पीट रही थीं, तो कई सिर पटक पटक कर रो रही थीं। छतें, होर्डिंग्स, लैंप पोस्ट और बालकनियां लोगों से भरी पड़ी थीं। शहर भर में ऐसा माहौल था कि सरकार ने स्कूल, कॉलेज को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए। इसके बाद 29 लोगों के जान दे देने और भयानक उपद्रव की कहानी मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। एमजीआर की मौत की खबर मिलते ही जयललिता उनके घर पहुंची तो घर में मौजूद एमजीआर की विधवा जानकी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा कि एमजीआर का शव कहाँ रखा गया है तो उन्हें अपमानित किया गया। जैसे तैसे जयललिता राजाजी हॉल पहुंची, जहां 2 दिनों तक एमजीआर का शव रखा जाना था। जयललिता बिना हटे 21 घंटों तक शव के पास खड़ी रहीं और लगातार रोते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती रहीं। जब एमजीआर का शव मुक्ति वाहन में रखा गया तो जयललिता भी वाहन पर जाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन तुरंत ही लोगों ने उन्हें खींचकर नीचे उतार दिया। खैर, किसी तरह एजीआर का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तो एआईएडीएमके के असल वारिस को लेकर जयललिता और एमजीआर की पत्नी के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें जयललिता को जीत मिली, जबकि एमजीआर की पत्नी ने कुछ वक्त बाद नई पार्टी बना ली, जिसका बाद में एआईएडीएमके में विलय हो गया। आगे चलकर जयललिता कई बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी।
वहीं एमजीआर की पत्नी हमेशा के लिए गुमनामी में चली गईं। एमजीआर तमिल लोगों के बीच अपनी मसीहाई छवि को लेकर हमेशा सजग रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते कई बड़े फैसले लिए, जिससे राज्य के विकास को नई रफ्तार मिली। राज्य में सामाजिक विकास और शिक्षा उत्थान के लिए याद किया जाता है। खासकर स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए न्यूट्रिशन मील स्कीम बहुत लोकप्रिय हुई। इसके अलावा उनके कई और फैसलों को याद किया जाता है, जिसका अनुसरण कई दूसरे राज्यों ने भी किया। करुणानिधि और एमजीआर की पहले दोस्ती और बाद में राजनीतिक दुश्मनी में भी एमजीआर हमेशा भारी पड़ते रहे। 22 अक्टूबर साल 1984 को जब एमजीआर बीमार पड़े तो नास्तिक रहे करुणानिधि ने कई मार्मिक पत्र लिखा और कहा कि मैं एमजीआर के ठीक होने के लिए प्रार्थना करूंगा। एक पार्टी में दो इतने बड़े राजनेताओं का रहना आसान नहीं था। एमजीआर से दोस्ती टूटने का दर्द करुणानिधि को हमेशा रहा। इसके अलावा करुणानिधि ने डीएमके और एआईएडीएमके के एक हो जाने के लिए भी बहुत प्रयास किया। बीजू पटनायक के जरिए मध्यस्थता भी की जा रही थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। एमजीआर को उनकी सेवाओं के लिए 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इसको लेकर भी विवाद हुआ। ये माना जाता है कि तब कांग्रेस की केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर जयललिता के साथ की जरूरत थी, इसीलिए एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न दिया गया। खैर, वजह चाहे जो रही हो, लेकिन एमजीआर ने समाज और अपने राज्य की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया। ये भी एक सच है। तमिलनाडु की राजनीति में एमजीआर की अहमियत और विरासत आज भी कायम है। उनकी बनाई पार्टी एआईएडीएमके आज तमिल राजनीति में महत्वपूर्ण धुरी है। आज भी चुनावों के दौरान उनके नाम पर न सिर्फ वोट मांगे जाते हैं, बल्कि एआईएडीएमके आज भी अपने झंडे और कार्यक्रमों में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करती है। इस महान एक्टर और पॉलिटिशियन को सादर श्रद्धांजलि देते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।